Hello everyone. So in the last class, we started with the Debye's model of lattice specific heat. In the Debye model, what we saw in the Debye model, first we saw the different assumptions taken by the Debye. क्या assumptions थे? Assumptions यही थे कि जो हमारा जो solid है उसके अंदर जो atoms present हैं, they are undergoing simple harmonic motion. और अब ये जो मोशन है एटम्स का, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट. ये जो एटम्स हैं दे आर एक्चुअली कपल्ड. इसकी कपलिंग की वजह से इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स. उसके बाद फिर हमने डेरिवेशन किया था फॉर द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, जिसको हम डेंसिटी ऑफ मोड्स भी कहते हैं इफ वी डिवाइड बाय वॉल्यूम. Density of modes is the number of vibrational modes in the frequency range nu and nu plus d nu per unit volume. 3 dimensions में हमने उसका derivation किया था and it came out to be z nu d nu is equal to 4 pi v upon v cube into nu square d nu. फिर उसके बाद हमने क्या कंसीडर किया था? उसके बाद हमने कंसीडर किया था कि जो सॉलिड है इनमें जो इलास्टिक वेव्स बन रही हैं दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स. तो लेट्स से जो VL है वो हमारी वेलोसिटी है लॉन्गिट्यूडनल वेव की, और जो VT है वो वेलोसिटी है ट्रांसवर्स वेव की. उसके बाद हमने जो Z nu T nu है उसको लिखा था बाय इक्वेशन नंबर दिस 5.29. जो न्यूमरेटर में 1/v क्यूब था उसको हमने लिखा है 1/vl क्यूब प्लस 2/vt क्यूब. ये हमने क्यों किया है? VL is the velocity of longitudinal wave, VT is the velocity of transverse wave. यहाँ पर 1 का फैक्टर है, यहाँ पर 2 का फैक्टर है. ये 2 का फैक्टर क्यों आया है ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था. This factor 2 is introduced because there are 2 transverse modes of vibration. Transverse wave में we have 2 perpendicular directions of polarization. So we can say that there are 2 transverse modes of vibration and 1 longitudinal mode of vibration. So equation number 26 को we reduced in the form equation number 29. So this is the final expression of the number of vibrational modes lying in the frequency range nu and nu plus d nu. ये हमने last class में किया था. Now what we'll start with today, we'll start with the first Debye approximation, and then with the help of Debye approximation we'll find the specific heat of solids given by this Debye model. ये डेरिवेशन जो है इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये बहुत लेंथी डेरिवेशन है, तो जब एग्जाम में आएगा तो थोड़ा स्पीड अप करके और थोड़ा कट शॉर्ट करके इसको लिख सकते हो. और Debye अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू Debye जो हमारा क्रिस्टल है उनमें जो एटम्स हैं दे आर कंसीडर्ड एज हार्मोनिक ऑसिलेटर्स. ठीक है, पर ये जो हमारे पास atoms हैं which are considered as harmonic oscillators, they are basically incapable of vibrating independently of one another. ये जो atoms है ये independent नहीं है, they are assumed to be coupled, so they result in the propagating elastic waves जिनकी frequencies जो है they might vary over a wide range. तो एक पर्टिकुलर रेंज न्यू और न्यू प्लस डी न्यू में कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे इलास्टिक वेव्स के, वो हमने निकाला बाय दिस इक्वेशन नंबर 5.29. और हमें क्या निकालनी है कि कितनी रेंज तक इसकी इलास्टिक वेव्स जो है किस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी तक ये वेरी कर रही है. इसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो किस रेंज तक वेरी कर रही हैं. जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके करस्पॉन्डिंग एक मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा. तो अगर हमें नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस एग्जैक्ट पता है तो हम फ्रीक्वेंसीज कितनी है इन टोटल वो भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए ये निकालने के लिए Debye ने क्या कंसीडर किया, जैसे ड्यूलॉन्ग और आइंस्टीन ने भी किया था कि जितने भी if we say we have total capital N number of atoms in the crystal, let's say we have total 3 into capital N number of total vibrational
मोड्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है the crystal consists of a finite number of atoms, let's say capital N. So the total number of vibrational modes taken to be 3n. 3n क्यों लिया है? 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये 3 डायमेंशनल है. So in total we have 3n number of vibrational modes. ठीक है, तो हमारे पास टोटल मोड्स आ गए 3n. मतलब अगर मैं इस जेड न्यू डी न्यू को इंटीग्रेट करूंगी तो इसका इंटीग्रेशन करके मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स आ जाएंगे एंड दैट शुड बी इक्वल टू 3n. दिस इज द डी बाय अप्रोक्सीमेशन कि जो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स है वो 3n है, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द क्रिस्टल. नाउ इसके लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ये तो हमारे पास वाइब्रेशनल मोड्स है इन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज. हमें टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एंड दिस टोटल इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 3n अकॉर्डिंग टू द डी बाय अप्रोक्सीमेशन. लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए वी शुड नो द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. हाँ, तो मिनिमम वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं? 0. फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होती तो मिनिमम वैल्यू हमने 0 ले ली. मैक्सिमम वैल्यू हम क्या लेंगे? लेट्स से मैक्सिमम वैल्यू इज सम म्यू डी. जो हमें नहीं पता क्या है वो हमें निकालना है. हमें पता ही नहीं है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी हो सकती है इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स की. तो लेट्स से इट इज म्यू डी and we have to find this mu d. So this mu d is the highest frequency propagating through the crystal. जो standing waves बन रही हैं उन जो standing waves है maximum frequency वो कितनी attain कर सकते हैं? mu d. ठीक है, so this fact puts up the upper limit to the highest frequency. Let's say the highest frequency propagating through the crystal is mu d, which is known as the d by frequency. ठीक है, this puts up the upper limit to the frequency of the elastic waves which can propagate through the crystal. Let's say this highest frequency propagating through the crystal is denoted by mu d, which is known as d by frequency. Okay, this d by frequency is denoted by mu d. Now what we have to do, we have to find the value of this d by frequency. और ये हम कैसे निकाल सकते हैं? By equating the integration of this equation equal to 3n. ठीक है, हमारा ये कर्व बना था सबसे पहले जो मैंने बताया था जब हमने नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जेड न्यू डी न्यू को प्लॉट किया था ये. ठीक है, अब यहाँ पे जेड न्यू डी न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इट इज गोइंग अप टू दी इंफिनिटी, पर ये इंफिनिटी पे नहीं जाएगा, इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है एट म्यू डी. म्यू डी से आगे म्यू की वैल्यू जाएगी ही नहीं. तो अब ये जो जेड न्यू है ये भी ट्रंकेट होगा एट सम पॉइंट. ठीक है, ये न्यू है बेटा, दिस इज फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी न्यू आएगा. तो अब जो जेड न्यू है उसका प्लॉट क्या होगा? दो टाइप की वेव्स है, इलास्टिक वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स. ठीक है, जो लॉन्ग और दोनों के लिए ही जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज म्यू डी डी बाय फ्रीक्वेंसी. तो अगर ये नंबर ऑफ मोड्स है लॉन्गिट्यूडनल वेव के, ये नंबर ऑफ मोड्स है ट्रांसवर्स वेव के, तो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ट्रंकेट हो जाएगी एट म्यू डी. एट म्यू इक्वल टू म्यू डी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी जेड न्यू डी न्यू की. ठीक है, तो हमारा जो फिगर है वो अब रिड्यूस हो गया फिगर 5.5 इन दिस फिगर 5.6. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाय फ्रीक्वेंसी. वो हम कैसे निकालेंगे? जेड न्यू डी न्यू का जब टोटल इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, we get the total number of vibrational modes inside the crystal and that is considered to be 3n. So with the help of this equation we will now find the value of d by frequency. So substitute the value of z nu d nu in this equation. Z nu d nu हमारा क्या आया था? It came out to be 4 pi v into 1 upon vl cube plus 2 upon vt cube into nu square d nu. Substitute the values here. सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर न्यू के टर्म्स होंगे, रेस्ट ऑफ द टर्म्स जो है वी कैन टेक आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. तो हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन 0 टू न्यू डी न्यू स्क्वायर डी न्यू. न्यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? न्यू क्यूब अपॉन 3. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ द हायर एंड अपर लिमिट
it becomes 4 pi v into 1 upon v l square. सॉरी, यहाँ पर गलत कर रखा है बेटा, ये यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, इसको क्यूब कर लो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये क्यूब होगा, ये इन्होंने गलत लिख रखा है, और यहाँ पर भी जो फाइनल एक्सप्रेशन लिखी है न्यू डी की वो भी गलत लिख रखी है। सब जगह जो है न्यू क्यूब आएगा, न्यू स्क्वायर नहीं आएगा, ये सबको करेक्ट करना है अपनी बुक में, ठीक है। इसमें बहुत गलतियां हैं, ठीक है। ये हमारा एज इट इज रहा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास आ गया 4 पाई v इंटू 1 अपॉन वी एल क्यूब प्लस 2 अपॉन वी टी क्यूब into nu d cube upon 3 is equal to 3n. So from this equation, we can get the value of d by frequency nu d, which comes out to be nu d cube क्या आया हमारे पास 9n upon 4 pi v into 1 upon vl cube plus 2 upon vt cube raised to power minus 1. ठीक है, so this is the final expression of the d by frequency. इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? न्यू डी यहाँ से इस पूरे का अगर मैं क्यूब 1/3 कर दूंगी तो मेरे पास न्यू डी आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो हमने अब प्रोसीजर है, इसमें जो वेलोसिटीज है वीएल और वीटी, इनको हमने इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ लिया है। कैसे इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ लिया है? देखो, सबको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इनटू लैम्डा, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो हमने म्यू के इंडिपेंडेंट लिया है, तभी हमने उसको इंटीग्रेशन से बाहर रखा है। तो अगर म्यू के इंडिपेंडेंट है तो वो वेवलेंथ के भी इंडिपेंडेंट है। तो इस अबव प्रोसीजर में हमने एज्यूम किया है वीएल और वीटी को टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। नाउ after finding the d by frequency, now we'll have to find the specific heat of solid. Specific heat of solid निकालने के लिए सबसे पहले we should know the total internal energy of the solid. Total internal energy solid की निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें एनर्जी या एवरेज एनर्जी पता होनी चाहिए एक ऑसिलेटर की। तो यहाँ पे we'll consider the Planck theory. आइंस्टीन में भी मैंने ये चीज बताई थी, मैं एक बार यहाँ पे दोबारा दिखा देती हूँ। 1 सेकेंड। यहाँ पर अगर हम ऑसिलेटर की एनर्जी सिर्फ NH न्यू लेते हैं या NH कट ओमेगा लेते हैं, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा नहीं लेते, मतलब 0 पॉइंट एनर्जी नहीं कंसीडर करते, तो हमारे पास जो एवरेज एनर्जी है एक ऑसिलेटर की वो कितनी है? एच कट ओमेगा अपॉन ई रेज टू पावर एच कट ओमेगा अपॉन केबीटी माइनस 1, और एच कट ओमेगा को आई कैन राइट एज एच इंटू न्यू, ठीक है। अगर मैं इसको एच कट को आई कैन राइट एज एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। ओमेगा को आई कैन राइट एज 2 पाई इंटू न्यू, सो 2 पाई कैंसिल आउट हुआ एंड इट बिकम्स एच न्यू। इसका मतलब जो एनर्जी है अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी एक ऑसिलेटर की वो एच न्यू है, और उसकी जो एवरेज एनर्जी आती है दैट कम्स आउट टू बी एच कट ओमेगा अपॉन ई रेज टू पावर एच कट ओमेगा केबीटी माइनस 1 और एच न्यू अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन केबीटी माइनस 1, ठीक है। सो वील यूज दिस एवरेज एनर्जी ऑफ द स्टैंडिंग वेव as given by the Planck theory. According to Planck's theory, the average energy per standing wave at any temperature T having the frequency nu is given by h nu upon e raised to power h nu upon kBT minus 1. ये होता है, तो इसकी एक्सप्रेशन सबको याद रखनी है, ठीक है। तो एक स्टैंडिंग वेव की या एक मोड की जो एनर्जी है वो ये है। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स हमारे पास कितने हैं? दिस इज नॉट डी, दिस इज जेड। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू क्या है? जेड न्यू डी न्यू। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू वो क्या होगी? एनर्जी एक मोड की या एक स्टैंडिंग वेव की
into the total number of modes in the range Z nu d nu. ये हमें total energy देगा in the frequency range nu and nu plus d nu. Now what will be the total vibrating energy of the crystal? This capital E, this is basically the total, this is not the frequency energy. The total vibrational energy of the crystal is capital E. तो total vibrational energy क्या हो जाएगी हमारे पास? न्यू और न्यू प्लस डी न्यू रेंज में इतनी एनर्जी है, ठीक है. टोटल एनर्जी क्या होगी, इसको इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और अपर लिमिट हमारी हो जाएगी न्यू डी विच इज द डी बाय फ्रीक्वेंसी. एंड दिस वी हैव टेकन फ्रॉम द डी बाय अप्रोक्सीमेशन कि टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स अगर 3 अन है तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो ट्रंकेट होगी एट सम पॉइंट. लेट्स से द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोपागेटिंग थ्रू द क्रिस्टल इज d by frequency denoted by mu d. So now substitute this value of z nu d nu from the equation 5.29 in this equation. यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो. z nu d nu क्या है हमारे पास? 4 pi v into nu square d nu. एवरेज एनर्जी की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करो तो एच न्यू इंटू न्यू स्क्वायर एच न्यू क्यूब हो गया डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन के बी टी माइनस 1 इंटू 1 अपॉन वी एल क्यूब प्लस 2 अपॉन बी टी क्यूब. So we have obtained this equation after substituting the value of this average energy and Z nu d nu given by the equation number 29. So now take all of the constants out of the integration and retain only the frequency terms within the integration. तो हमारे पास ये हो गया 4 pi v into 1 upon vl cube plus 2 upon vt cube. Limits of integration हुआ 0 to nu d into h nu cube upon e raised to power h nu upon kbt minus 1 into d nu. Now d by frequency की हमने वैल्यू निकाली थी in the equation number 30. So from equation number 30 what we get? From equation number 30 we can write 4 pi v into 1 upon vl cube plus 2 upon vt cube is equal to 9n upon nu d cube. कहाँ से? यहाँ से 9n upon nu d cube क्या होगा? 4 pi v into 1 upon vl cube plus 2 upon vt cube. This we have obtained from the expression of d by frequency. So substitute the value here. So this term can be written as 9n upon mu d cube. So energy becomes 9n upon mu d cube. Limits of integration 0 to nu d h nu cube upon e raised to power h nu upon kbt minus 1 into d nu. Now we have to integrate this expression. इसको integrate करने के लिए we'll do the substitution as let's say x is equal to h nu upon kbt. ठीक है, x हमारा हो गया h nu upon kbt. तो न्यू क्या हो गया? x इंटू kbt अपॉन h और d न्यू क्या हो गया? इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी d न्यू हो गया kbt अपॉन h इंटू dx. Now substitute these values in this equation. तो हमारे पास क्या आएगा? इस h को I can take out of the integration. तो मेरे पास आ गया 9n into h upon nu d cube as it is. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा? जब न्यू हमारा 0 है x भी 0 है, जब न्यू हमारा न्यू d है तो हमारा x क्या हो जाएगा? h nu d अपॉन kbt. तो xd हमारा क्या है? xd इज h nu d अपॉन kbt. ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए. जो हमारी हाईएस्ट लिमिट है 1 सेकेंड उसको इन्होंने डिनोट किया है यहाँ पे x d से, तो ये इन्होंने यहाँ गलत लिख रखा है. ऑब्वियसली अगर x ये है हमारा तो x d हमारा क्या होगा? जब न्यू 0 है x 0 होगा विच इज द लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन.
जब न्यू हमारा न्यू डी है तो लेट्स से x इज एक्स डी विच इज द अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो दिस इज इक्वल टू h न्यू डी अपॉन के बी टी, दिस इज the upper limit of integration. So E is equal to 9nh upon mu d cube, limit of integration from 0 to x d. ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा, न्यू क्यूब क्या होगा, x क्यूब इंटू के बी क्यूब इंटू टी क्यूब अपॉन एच क्यूब. नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल में आ गया e रेज टू पावर x माइनस 1, डी न्यू को वी कैन राइट एज के बी टी अपॉन एच डी एक्स, के बी टी अपॉन एच डी एक्स. ये न्यू कुछ नहीं आएगा, ये पता नहीं क्यों लिख रखा है इन्होंने. ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, 9n इंटू क्यूब में कौन कौन सी टर्म है, देखो केबी के अंदर एक क्यूब आ रहा है, एक केबीटी बाहर है, तो इस केबीटी को हमने बाहर ले लिया. टी के अंदर क्यूब है, उसको भी हमने इसके अंदर डाला. एच के अंदर एक क्यूब है, उसको हमने यहाँ लिया. ये h इस h से कैंसिल आउट हो जाएगा. न्यू डी के अंदर भी क्यूब है, इसको भी हमने यहाँ रखा. तो हमारे पास कैपिटल E हो गया 9n इंटू के बी टी अपॉन एच न्यू डी क्यूब इंटू एक्स बी टी, और जो x वाली टर्म्स है वो सारी इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगी. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया 0 टू एक्स डी. न्यूमरेटर में हमारे पास बचा एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1. ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे अब हमें इस इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाएगी क्रिस्टल की. क्रिस्टल की अगर हमें टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी मिल गई देन वी कैन फाइंड द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, तो वो अब हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टू सॉल्व दिस लिमिट ऑफ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन. इसको सॉल्व करने से पहले हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज द डी बाय टेम्परेचर. जैसे आइंस्टीन टेम्परेचर था ऐसे ही डी बाय टेम्परेचर को हमने इंट्रोड्यूस करा है. ठीक है, जैसे हमने आइंस्टीन टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस किया था ऐसे ही अब हमने यहाँ पे डी बाय टेम्परेचर जो है उसको भी इंट्रोड्यूस करा है. आइंस्टीन टेम्परेचर क्या था, एच न्यू इज इक्वल टू के इंटू थीटा ई. यहाँ पर भी ऐसे होगा एच न्यू इंटू के इंटू थीटा डी, और न्यू हमारा न्यू डी होगा. So this is the D by temperature, this is the D by frequency. So this is basically relating the D by temperature to the D by frequency. So if we know nu D, we can find the value of theta D. तो अगर हमें D by frequency पता है तो हम D by temperature भी निकाल सकते हैं using this expression. इसको याद रखना है from the numerical point of view. अगर एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आता है इससे रिलेटेड तो इस रिलेशन को याद रखना है. ठीक है, तो ये हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया है बस. तो हमारी जो अपर लिमिट थी एक्स डी वो क्या थी, मैंने यहाँ पे लिखी थी एच न्यू डी अपॉन के बी टी. तो एच न्यू डी अपॉन के बी टी को आई कैन राइट एज थीटा डी अपॉन टी. एंड ऑल्सो यहाँ पर एच न्यू डी अपॉन के बी टी क्या है हमारा, एच न्यू डी अपॉन के बी टी एक्स टी है, तो ये क्या है 1 अपॉन एक्स टी होल क्यूब. ये क्या है 1 अपॉन एक्स डी होल क्यूब है ना. 1 अपॉन एक्स डी क्या होगा हमारा, टी अपॉन थीटा डी. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास अब जो एक्सप्रेशन आई टोटल एनर्जी की वो क्या आई, 9n kBT इंटू टी अपॉन थीटा डी का होल क्यूब. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो गई 0 से थीटा डी अपॉन टी, और ब्रैकेट में रहा एक्स क्यूब अपॉन ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स. So this is the total vibrational energy of the crystal. Now after knowing this energy, we can find the value of specific heat. कैसे निकालेंगे, specific heat at constant volume is given by del E upon del T at constant V. जब इसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आएगी. एग्जाम में इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली लिख लेना क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टी वो थोड़ा मुश्किल है, तो इसको डायरेक्टली याद रखना क्योंकि टी का कंपोनेंट देखो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, लिमिट्स में भी है और एक्स के अंदर भी है, तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. तो यू कैन डायरेक्टली रिमेम्बर दिस इक्वेशन विच इज 9n kb एज इट इज रहेगा, एक टी चला जाएगा, ये भी एज इट इज है टी अपॉन थीटा डी होल क्यूब. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है, बस यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स फोर डी एक्स.
अपॉन ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर आ जाएगा. नाउ दिस यू हैव टू रिमेंबर. How we get this specific heat at constant volume? This we have obtained by differentiating equation 5.34 with respect to absolute temperature capital T. Now we can rewrite this equation as CV is equal to 3 into R. R हमारा क्या है? गैस कांस्टेंट विच इज इक्वल टू N इंटू के. तो इस N इंटू के को हम R से रिप्लेस कर सकते हैं. इस 9 में से हमने एक 3 ले लिया तो एक 3 बच गया. T अपॉन थीटा डी होल क्यूब में से भी हमने एक T अपॉन थीटा डी ले लिया तो T अपॉन थीटा डी होल स्क्वायर बच गया. उसको हमने इनकलकेट किया है इस नई टर्म के अंदर विच इज डिनोटेड बाय एफ डी. इस एफ डी को वी से डी बाय फंक्शन. तो एफ डी हमारा क्या है? 3 इंटू, सॉरी इसको ठीक करो, यहाँ पे इन्होंने इसको गलत लिख रखा है. दिस विल बी थीटा डी अपॉन टी. ठीक है, इसको सब ठीक कर लो अपनी बुक में. मैं एक बार दोबारा बोल देती हूँ. इस इक्वेशन को आई कैन रीराइट एज CV is equal to 3R into FD into theta D upon T, where FD is the D by function. तो इसका मतलब FD हमारा क्या हो गया? 3 इंटू इस 9 में से एक 3 हमने यहाँ ले लिया, NK को हमने R लिख दिया तो एक 3 बच गया, वो 3 हमारा ये रहा. फिर यहाँ हमने थीटा डी अपॉन टी से मल्टीप्लाई किया. दैट मीन्स हमने थीटा डी अपॉन टी से डिवाइड भी किया तो हमारे पास ये आ गया टी अपॉन थीटा डी होल रेज टू पावर 4. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से थीटा डी अपॉन टी x raised to power 4 ex dx upon e raised to power x minus 1 whole square. So this is the expression of the d by function. And this equation number 35, this is the final expression of specific heat at constant volume given by the d by model. ठीक है, जहां पर fd जो है this is the d by function and it is given by this expression. तो ये हमारा फाइनल डेरिवेशन हुआ है स्पेसिफिक हीट का सॉलिड्स की. ठीक है, फिर इसको प्लॉट किया गया है यहाँ पर. इसका जो प्लॉट है इसको प्लॉट किया विद रिस्पेक्ट टू टी अपॉन थीटा. ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास वाई एक्सिस है यहाँ पर हमारे पास है हीट कैपेसिटी. तो इसको जब हमने प्लॉट किया तो इस तरीके का प्लॉट आया. तो इस प्लॉट से हम क्या देख सकते हैं? इस प्लॉट से हम देख सकते हैं कि जब हम हाई टेम्परेचर्स पे जाएंगे, दैट मीन्स इस तरफ जब हम जाएंगे हाई टेम्परेचर रेंज में, जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट होती जा रही है इक्वल टू 3R गिवन बाय द ड्यूलॉन्ग एंड पैटिट. बट एज वी decrease the temperature, the specific heat is also decreasing, and as T tends to 0, specific heat also tends to 0. ठीक है, so the heat capacity curve shows that it approaches the classical value 3R equal to 3 nkb at high temperatures and 0 at low temperatures. ठीक है, तो ये हमने स्पेसिफिक हीट को डिराइव किया और इसको प्लॉट किया. अब हम हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे इसको स्टडी करेंगे कि थ्योरेटिकली हम इसको किस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं एट हाई एंड लो टेम्परेचर्स. देखो यहाँ से हमें क्या पता चला? हीट कैपेसिटी जो है इट अप्रोचेस द क्लासिकल वैल्यू एट हाई टेम्परेचर्स एंड 0 एट लो टेम्परेचर्स. तो हाई टेम्परेचर्स पे क्या होगा? हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है? व्हेन T is very very greater than theta D. That means when theta D upon T is very very less than 1. theta D upon T हमारा क्या है? theta D upon T को हमने क्या लिया था? This is nothing but XD. ठीक है, which is H nu D upon KBT. So this shows that XD is also very very less than 1. तो यहाँ पर when T is very very greater than theta D, X जो है हमारा वो बहुत स्मॉल होगा as compared to unity. So the denominator जो e raised to power x minus 1 है, e raised to power x को I can write as 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial so on, then minus 1. तो 1 से minus 1 cancel out होगा.
and we say that x is very small at high temperature, so we neglect the higher order terms and retain only up to the first order term. तो e raised to power x को I can write as only 1 plus x. ठीक है, नेग्लेक्ट कर दिए हमने हायर ऑर्डर टर्म्स, -1 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो e raised to power x -1 हमारे पास आ गया x. Now substitute this value in the expression of energy. एनर्जी एक्सप्रेशन में e raised to power x -1 को मैंने x से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये जो xm इन्होंने लिखा है ना बेटा, दिस xm इज नथिंग बट xd ओनली, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, दैट मींस द हाईएस्ट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दिस xm इज नथिंग बट xd ओनली. तो ये हो गया 9n इंटू 1/xm³. 1/xm³ क्यों हो गया, क्योंकि xm हमारा है θd/t, ठीक है, और एक्सप्रेशन में t/θd है, तो 9n इंटू 1/xm³ इंटू kBt, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से xm या xd है, x³/x क्या होगा x², तो इसका इंटीग्रेशन होगा xm³/3 आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये कैंसल आउट हुआ हमारा, एक 3 जो है इस 9 में से गया, तो हमारे पास एनर्जी क्या आ गई फाइनली एट हाई टेम्परेचर्स 3n kBt. तो स्पेसिफिक हीट क्या होगा, डिफरेंशिएट दिस एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T, तो स्पेसिफिक हीट हमारे पास हो गया 3n kB विच इज इक्वल टू 3R. तो दिस शोज दैट एट हाई टेम्परेचर्स the Debye specific heat reduces to the specific heat given by the Dulong and Pettit, which is nothing but the classical value 3R. तो दोनों आइंस्टीन थ्योरी और डीबाय थ्योरी दोनों यही बताती हैं, हाई टेम्परेचर्स पे जो स्पेसिफिक हीट है वो वही होगी जो क्लासिकल थ्योरी ड्यूलॉन्ग और पैटिट ने दी थी. इसका मतलब हाई टेम्परेचर्स पे जो क्वांटम कंसिडरेशंस है उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और जो सॉलिड है इट इज बिहेविंग क्लासिकली, और जो स्पेसिफिक हीट है सारे सॉलिड्स की हाई टेम्परेचर्स पे वो कांस्टेंट होगी, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज 3R, वेयर R इज द गैस कांस्टेंट. और यही हमने यहाँ फिगर में देखा, हाई टेम्परेचर्स पे स्पेसिफिक हीट इज अप्रोचिंग 3R. Now we'll see what happens at low temperatures. आइंस्टीन में हमने क्या देखा था कि जो स्पेसिफिक हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर T के एट लो टेम्परेचर्स, मतलब, और वो क्या था एक्सपोनेंशियल आ रहा था, ठीक है. अगर तुम्हें याद हो आइंस्टीन में हमने जो स्पेसिफिक हीट निकाली थी एक लो टेम्परेचर, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग थी, मतलब अगर टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो जो स्पेसिफिक हीट है वो भी डिक्रीज हो रहा है, और जब T टेंड्स टू 0 है स्पेसिफिक हीट भी टेंड्स टू 0 है, लेकिन वो एग्जैक्टली जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है उसको मैच नहीं कर रहा था, डिस्क्रिपेंसी थी. इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज तो हो रहा है स्पेसिफिक हीट, पर वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज नहीं होगा, कुछ और डिक्रीज होगा. तो उसको, इस डिस्क्रिपेंसी को ओवरकम करने के लिए ही डीबाय ने 1912 में एक नया मॉडल दिया था विच इज नोन एज द डीबाय मॉडल ऑफ लैटिस स्पेसिफिक हीट. इसमें इसने क्या देखा कि हाउ स्पेसिफिक हीट इज बिहेविंग एट लो टेम्परेचर्स. Low temperatures मतलब when T is very less than theta D. That means theta D/T is tending to infinity, or XD or XM is tending to infinity. So in this case, we can reduce the upper limit of integration as infinity, क्योंकि XD जो है it is tending to infinity at low temperatures. Rest of the terms हमने as it is लिखी है एनर्जी में, थीटा डी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया hν/d/kBt. ना अब जो ये इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होती है 6 into zeta4 which comes out to be π4/15. इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन एज π4/15 where zeta4 is known as the Riemann zeta function. Now substitute the value of integration.
हमारे पास एनर्जी आ गई 9n kBT इंटू KBT अपॉन h न्यू डी होल क्यूब इंटू पाई 4 अपॉन 15। अब यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एज, तो हमारे पास फाइनल एनर्जी आ गई एट लो टेम्परेचर 3/5 इंटू पाई 4, ये रेस टू पावर 4 है, इन्होंने जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लिख रखा है इसको करेक्ट करो, पाई रेस टू पावर 4 इंटू एन इंटू के बी इंटू टी रेस टू पावर 4 अपॉन थीटा डी रेस टू पावर क्यूब. This is the final expression of the total energy of the vibrating crystal at low temperatures. ठीक है, 9, ये जो हमारा 9 था और जो 15 था ये हमारा हो गया 3/5. ठीक है, तो एनर्जी हमारे पास आ गई 3/5 पाई रेज टू पावर 4 एन के बी टी रेज टू पावर 4 अपॉन थीटा डी रेज टू पावर क्यूब. तो अगर हमारे पास ये एनर्जी आ गई तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी. तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला एट लो टेम्परेचर जो एनर्जी है सॉलिड की दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो स्पेसिफिक हीट हमारी क्या आएगी, इसको डिफरेंशिएट कर दो, 4 इंटू 3 12, 12/5 पाई 4 एन के बी T upon theta d whole cube, and this is only for low temperatures when T is very less than theta d. So this shows that specific heat जो है it is varying as the T cube. This d by मॉडल से जो ये लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट आई है इसको टी क्यूब लॉ भी कहते हैं. ठीक है, सो दिस शोज दैट एट लो टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट जो है इट इज टेकिंग द टी क्यूब बिहेवियर, इट इज डिक्रीजिंग एज टी क्यूब, जिसको हम टी क्यूब लॉ भी कहते हैं. दिस इज द वेरी फेमस डी बाय टी क्यूब लॉ एंड इट इज very well good in agreement with the experimental data. तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गई CV की, एंड दिस इज एनालॉगस टू द स्टीफेंस लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. स्टीफेंस लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन आई गेस तुमने मे बी 12th में पढ़ा हो. वो क्या कहता है कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. यहाँ पर भी हमारे पास यही निकल के आया. तो वी कैन से दैट photons and phonons जो है they obey the same statistics, क्योंकि phonons क्या है, quanta of light lattice vibrations, photon क्या है, quanta of light vibrations. तो स्टीफेंस लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन में वी आर टेकिंग photons और यहाँ पर इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स में वी आर कंसीडरिंग phonons. ठीक है, और दोनों ही जो है दे behave, they follow this expression that energy is directly proportional to the fourth power of absolute temperature. ठीक है, तो यहां से this is the famous Debye T cube law. ठीक है, तो यहाँ पर हमने Debye मॉडल जो है इसको स्टडी किया. ठीक है, डीबाय मॉडल हमारे पास क्या आया निकल के कि हाई टेम्परेचर्स पे जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट होगी जो क्लासिकल वैल्यू ने दी थी विच इज इक्वल टू 3R, बट लो टेम्परेचर्स पे स्पेसिफिक हीट जो है इट डू डिक्रीज विद ड डिक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन जो डिक्रीज है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज नहीं होगा, वो टी क्यूब डिक्रीज होगा. और जब एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ इस थियोरेटिकल डेटा को मैच किया गया, ठीक है, डीबाय स्पेसिफिक हीट कर्व है ये, थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल डेटा दोनों को, और यहां से यू कैन से दैट कितना अच्छा एग्रीमेंट आया है. दिस एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल डाटा इज बेसिकली रिमार्केबल. तो यहाँ पर अब हमारा एक तरीके से डीबाय मॉडल खत्म हुआ. नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, हम सक्सेस देखेंगे डीबाय मॉडल की, दैट हाउ मच इट इज सक्सेसफुल, और उसके बाद कुछ लिमिटेशंस भी देखेंगे हम डीबाय मॉडल की. फिर हम डीबाय और आइंस्टीन कर्व जो है उसको भी कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे लो टेम्परेचर्स पे डीबाय और आइंस्टीन कर्व जो है इनमें काफी डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है, क्योंकि आइंस्टीन जो है
उसकी स्पेसिफिक हीट डिक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली, डी बाई की स्पेसिफिक हीट जो है वो डिक्रीज होती है एस टी क्यूब, और ये जो टी क्यूब डिक्रीज है स्पेसिफिक हीट का विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, दिस मैचेस एग्जैक्टली विद द एक्सपेरिमेंटल डेटा। ये अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, द सक्सेस एंड लिमिटेशंस ऑफ डी बाई मॉडल।